फिर तस्लीम करता हूँ कि तुमने जो कहा वो ठीक है। रैंडल ने एक तवील सांस लेकर कहा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या है। मैं तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जवाब सुनकर रैंडल दंग रह गया। यानी तुम बैरी तोफ्कुस के स्टाफ समेत गोटेल से सही सलामत निकल जाने दोगे? रैंडल ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। बिल्कुल निकल जाने दूंगा, मैंने सारी लाकर कहा। काश तुमने इतनी लंबी तमीद ना बांधी होती और मुझे वैसे दरख्वास्त कर दी होती तो ये बात अब से काफी देर कबल तय हो गई होती। रैंडल मुझे भी यकीनी से देखने लगा। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? उसने मशकूक लहजे में कहा। मैं यहूदी नहीं हूँ, मुसलमान हूँ। मैंने वसीले लहजे में कहा, और वादा खिलाफी करना मुसलमानों की रवायात के खिलाफ है। मेरे इस तलक जवाब को रैंडल ने बड़ी खंदा पेशानी से सुना, यूं जैसे मैंने यहूदियों को हिजूना की हो, उनकी शान में कोई कसीदा कहा हो। इस ताबन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ख्याल है कि ये ताबन सिर्फ बैरिनूम और उसके स्टाफ की हद तक है, मैंने कहा। और रैंडल चौंक पड़ा। अच्छा, मतलब? उसने सर चराती हुई आवाज में पूछा। मतलब यह है कि तुम्हारे साथ मैं कोई रियायत नहीं करूंगा। मैं तो इस वक्त भी तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रैंडल कुछ नहीं बोला, वो किसी सोच में डूब गया था। क्या ये नहीं हो सकता कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर सुलह कर लें? कुछ देर बाद उसने कहा, नहीं। मैंने नवी में जारी रहा, वो तो बहुत दूर की बात है। तुमने तो अब तक ये भी नहीं पूछा कि बैलिनोवर उसके स्टाफ से कोई तारुफ अदा करने की इवज़ मेरा मुतालबा क्या है। रैंडल चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं समझा नहीं। उसने पलकें झपकाते हुए कहा, इतना बड़ा काम मैं यूं ही तो नहीं करूंगा, अगर मेरी भी कोई शर्त होगी। ठीक है, तुम अपनी शर्त बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शर्त पूरी कर दी जाए। कोशिश नहीं रैंडल, तुम्हें वादा करना होगा, वरना मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। बगैर शर्त जाने दबाना किस तरह कर सकता हूँ? रैंडल ने बेबसी से कहा, मुमकिन है तुम कोई ऐसी शर्त आयद कर दो जिसे पूरा करना मेरे इख्तियार में ना हो। ऐसी कोई शर्त नहीं है, मैंने कहा। शर्त बेहद आसान है, मगर पहले तुम वादा करोगे, फिर मैं तुम्हें अपनी शर्त से आगाह करूंगा। अगर मेरे इख्तियार न हुआ तो तुम्हारी शर्त जरूर पूरी करूंगा। रैंडल ने कहा, अब तुम जल्दी से अपनी शर्त से आगाह कर दो ताकि हमारा मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर जाए। वो तमाम चीजें मेरे हवाले कर दो जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ मेरे पास ऐसा कोई मवाद नहीं है, रैंडल ने कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात कथे कर दी। बवाल से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैंने दो हथियारों की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक आलात जिनसे तुम भी इस वक्त मुसल्ला होगे। रैंडल ने तवील सांस ली। उनमें से कोई चीज भी अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मैं बहस के मूड में नहीं हूँ रैंडल, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मुझे हाँ या नहीं में जवाब चाहिए। मेरे पास फकत एक पिस्तौल है। रैंडल ने जल्दी से जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा, ये तुम मेरी तरफ से तोहफतन रख लो। शुआई पिस्तौल नहीं है, मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जो कुछ था बस यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छी तरह सोच लो रैंडल, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास से कुछ और बरामद हुआ तो। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। ये वही चीज थी जिससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता था, और वो मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। एक रिसीवर भी है रैंडल, जिस पर तुमने मेरी और कैरोलिन की गुफ्तगू सुनी है। मैंने खेज लहजे में कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रैंडल ने चौंक कर पूछा। बहज़न दादा, मैंने शरारत अमेज़ लहजे में कहा। मैंने जानबूझकर कैरोलिन को अपने कमरे का नंबर बताया था। रिसीवर मेरे पास नहीं है, रैंडल ने कहा। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू कहीं और सुनी थी। उस वक्त तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। क्यों, यही बात है ना? हाँ, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि तुम अली यार खान ही हो, लेकिन जब इस कमरे में तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा तो तुमने मुझे पहचान लिया। जाहिर है तुम आवाज बदल कर बोल रहे थे, इसलिए आवाज से तो तुम्हें शिनाख्त करना मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं बेकम में भी तो था। आवाज की तरह मैंने अपनी शक्ल भी तो तब्दील कर रखी थी। बेकम में किसी शख्स को शिनाख्त करना आसान होता है, जबकि बैद आवाज सुनकर, और वो भी बदली हुई आवाज सुनकर, किसी शख्स की शिनाख्त तकरीबन नामुमकिन होती है। तुम भूले और रैंडल के जॉन मेरे कब्जे में आए और मैंने उसकी जबान खुरवा दी है। इस बात का क्या मतलब हुआ? रैंडल ने चौंक कर कहा। इसका मतलब हुआ स्मेल डिटेक्टर, जिसकी मदद से तुमने मुझे शिनाख्त किया है। मैंने हंसकर कहा, और रैंडल पहली बार अपने असरात छुपाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई थी। ठीक है अली, ये बात भी पूरी तरह तुम्हारे हाथ रही। उसने सिगरेट के पैकेट के बराबर एक स्याह रंग की डिबिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम रख लो, लेकिन ये भी याद रखना कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बात करना रैंडल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रियायत करूंगा। इजरत तुम्हारी जान बख्शी करना पहला बरहला है। तुम वो वक्त भूल गए हो जब गोटेल एयरपोर्ट पर मैंने कर्नल शवालू के बेकअप में तुम्हें बेहोश किया था? मुझे याद है रैंडल, अपनी उसी वक्ती शिकस्त पर मैं बहुत दिनों तक कुटता रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में जो इनकलाब आया था उसके लिए मेरा उस वक्त तुमसे शिकस्त खा जाना जरूरी था। कुदरत के नादीदा हाथों ने मेरी तरबियत के लिए ये बंदोबस्त किया था, और तरबियत भी किसके हाथों में? मेरे मदरकाना अंदाज में कहा, अपने बदतरीन दुश्मन के हाथों। आज वो तरबियत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।
रैंडल पहलू बदल कर रह गया। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी, और वो भी कैरोलिन के सामने जिसकी ईगल में कोई खास हैसियत भी नहीं थी। मैंने एक अजीब नतीजा अखज़ किया अली। रैंडल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी कामयाबी की असल वजह ये है कि तुम पसे पर्दा रहते हो। पसे पर्दा तो तुम भी रहते हो, मैं तो सिर्फ एक फर्द हूँ। पूरी तंजीम तो तुम्हारे सामने मौजूद है, लिहाजा तुम हमें नाकाबिले तराफी नुकसानात से दो चार करते रहते हो। बोशी आवड़ के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं मालूम होती। मैंने सादगी से कहा, मैंने फैसला किया है कि अब तंजीम को तुम्हारे मुकाबले से हटा लिया जाएगा। कैसी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे मुकाबले में तंजीम खड़ी की तो तुमने इसके बैरट्स फैसला कर लिया। तुम फाल्कन की बात कर रहे हो? रैंडल मुस्कुराया, अगर हमारे पास स्मेल डिटेक्टर ना होता तो हम कभी एडम डीफरो की असलियत ना जान पाते। तुम खुद पर बहुत दादा थे रैंडल। याद है तुमने फ्रांस में तैदीन को धोखा दिया था। तुम्हारा दावा था कि कोई तुम्हारे बारे में सही मालूमात हासिल नहीं कर सकता। वो बातें पुरानी हुई, अब नमादा तरक्की कर गया है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम पर आइंदा हमला बेहद शदीद होगा। तुमने ये नहीं पूछा कि बैम बैलिनोव के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने पर इतनी आसानी से क्यों रगामंद हो गया। रैंडल को जो इसी हुई नजरों से देखने लगा, उसने इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था। तुम्हारी ये उलझन भी मैं खुद ही दूर कर दूंगा, वरना तुम तो कोड मगध आदमी हो। मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। मुझे बैरिनोव के जरिए तुम तक रसाई हासिल करना थी। मेरा मकसद हल हो गया। आमदम से सरोकार रख के करूंगा भी क्या? ठीक है, हम दोनों के मकासद पूरे हो गए। रैंडल ने उठते हुए कहा, आओ कैरोलिन। कैरोलिन नहीं जाएगी। ये बेचारी बैलिनोव के मुजालिम से घबरा कर एक रात के लिए मेरे पास आई है। फजूल बातें मत करो अली, रैंडल ने नादवारगी से कहा। कैरोलिन को वापस जाने दो, ये फजूल बात नहीं है। जो बात तय हो गई वो तय हो गई। अब तो कैरोलिन सुबह ही यहाँ से जाएगी। रैंडल ने मुझ पर जो निगाह डाली उसे खुदी ही कहा जा सकता था, मगर उसने मुझसे दांव लिखने का फैसला किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बैंदबश कराना दाल पर रैंडल को कमरे से बाहर जाते देखता रहा। अब जा गया ना कैरोलिन। रैंडल के चले गिराने के बाद बैरे मुस्कुरा कर कहा, रात यहीं गुजारोगी यहाँ? बैरे बैनी खेद अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। कैरोलिन के चेहरे पर इस किस्म के तासरात दिखाई दिए जैसे उसके सर पे कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। ये वादे तौर पर रैंडल के चले जाने का असर था। उसके सामने वो बुरी तरह मरून थी। टाम मैंने महसूस किया भी उसके अंदाज में अब भी हिचकिचाहट मेरे सवाल की वजह से नहीं है। तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये लाकट मुझे बहुत पसंद आया है। अचानक मैंने कैरोलिन से कहा, जरा ये लाकट तो दिखाना। ये मेरी वालदा की निशानी है। मैंने तुमसे कहा है कि ये लाकट उतार कर मुझे दिखाओ। ये नहीं पूछा थी ये चीज की निशानी है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, और कैरोलिन ने जल्दी से लाकट उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लाकट किसी की निशानी नहीं है कैरोलिन, मैंने लाकट का मुआयना करने के बाद कहा। तुम्हें इतना एहसास भी नहीं है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकोगी। हालांकि अभी तुम देख चुकी हो कि मेरे हाथों रैंडल का कितना बुरा असर हुआ है। कैरोलिन बुरी तरह नर्वस हो रही थी, मगर उस पर तवज्जो देने की जहमत किए बगैर मैं लाकट को अपने ऊँटों के करीब ले आया। मैं उस लाकट को जाया कर रहा हूँ। तुम जो कोई भी हो, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि सुबह तक मेरे मामलात में मुदाखलत ना की जाए, वरना नताइल की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। मैं कैरोलिन की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर मैंने लाकट कोई इस तरह जाया किया तो उसमें नज़म ट्रांसमीटर के सालिम बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये लो, मैंने लाकट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब हम खुलकर गुफ्तगू कर सकेंगे। मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर अली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मुकाबले आप हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नरम लहजे में कहा। मैंने रैंडल को ऐसे ही चला जाने दिया तो तुम्हें क्या कहूंगा, आराम से बैठ जाओ। मुझे वापस चला जाने दे जनाब। अभी नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर बाद अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश रही तो मैं तुम्हें चला जाने दूंगा। मेरा दिल घबरा रहा है जनाब, ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। तुमने ख्वामुल्लाह दिल पर घबराहट तारी कर लिया। जी आप जनाब छोड़ो और बेतकल्फी से बातें करो। अगर यहाँ दिल घबरा रहा है तो हम होटल से बाहर खुली फिजा में भी चल सकते हैं। सही, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कैरोलिन ने घबरा कर कहा। तुम मुझे डर रही हो? मैंने हंस कर कहा, हालांकि मैं इंतहाई बेदर्र आदमी हूँ, शदीद मजबूरी के बगैर किसी पर हाथ नहीं उठाता। तो फिर आपसे सब खौफजदा क्यों रहते हैं? कैरोलिन ने बेसाख्ता कहा और फिर इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे उसके मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो। सब नहीं, सिर्फ यहूदी, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और यहूदियों में भी वो जो तकरीबकार है, दहशतगर्दियों में मुलव्वस हैं, मैं उनके लिए मौत की अलामत हूँ। तब तो मुझे भी आपकी तरफ से खतरा है। हरगिज़ नहीं, तुम किसी तकरीबकारी में मुलव्वस नहीं हो। तुम तो मैलिनोव की मुलाजिम हो। तुम्हें क्या मालूम कि आर्मी सियासत क्या है? तुमने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है। अगर तुम दोनों रुख देख लो तो मुमकिन है तुम्हें योनियों से नफरत हो जाए। कुछ पियोगी? कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए, मेरा हल खुश्क हो रहा है।
मेरे फोन पर रूम सर्विस को कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर भी था। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी तक मुझसे खौफजदा हो, शायद इस ख्याल से कि तुम्हें मेरे साथ शब बसरी करनी पड़ेगी। जवाब न कैरोलिन से फोनों पर जबान फेर कर रखी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं कोई अयाश आदमी नहीं हूँ, मैंने खुश्क लहज में कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है कि मुझे तुमसे कुछ आम बातें करनी है। तुम देख चुकी हो कि रैंडल जैसा शख्स भी मुझसे झूठ नहीं बोल पा रहा था, इसलिए जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। हम क्यों मेरे पीछे पड़ के ब्रिस्टर अली और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे? मुझे बहुत बेजर किस्म की मालूमात दरकार है। बेफिक्र रहो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। कमरे में वेटर की आमद की वजह से गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुनक़ते हो गया। फिर वेटर कोल्ड ड्रिंक के गिलास बेस पर रख कर चला गया तो बैरे दोबारा गुफ्तगू शुरू की। बेलिनोव की असवार की हैसियत से कितने लोग वाकिफ हैं? मेरे अलावा उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई। कम बन कम मेरे इल्म में तो यही है। मैंने तवीमिया दाद में सारी लाया। क्या रैंडल पहले से कोटे इल्म में ही मौजूद था? नहीं, कैरोलिन ने दफी में सारी लाया। मोशियावड़ बूटे इल्म में नहीं थे, गोया वो बाद में यहाँ पहुंचा है। मिस्टर बेलिनोव ने उनसे क्या कहा था? उसे क्या इतला दी गई थी? मिस्टर बेलिनोव ने उनसे कहा था कि कोई शख्स उनकी S1 वाली हैसियत से वाकिफ हो गया है। क्या तुम्हें मालूम है कि जब रैंडल को ये इतला मिली तो उस वक्त वो कहाँ था? शीख और आय और गोटेल की समुद्री हदूद से बाहर बैनुल अक़वामी समुद्री हदूद में। कैरोलिन ने झिझकते हुए कहा। मैंने फेद अंदाज में सर को जुम्बश दी। फिर तो तकरीबन उसने यहाँ पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया होगा। मुझे ये बात नहीं मालूम, बस मुझे आवड़ती तर्क से मुझे लॉकेट भिजवाया गया था कि मैं इसे हर वक्त पहने रहूं। ठीक है कैरोलिन, फिलहाल तो हमारे दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है, लेकिन मुमकिन है मुस्तकबिल में मुझे बेलिनोव से राब्ता करने की जरूरत महसूस हो। इसलिए तुम मुझे हर उस जरिए से आगाह कर दो जिस पर अमल करके बेलिनोव से फौरी राब्ता किया जा सके। कैरोलिन ने मुझे बेलिनोव के कई फोन नंबर और एड्रेस लिख कर दे दिए और बोली, क्या आपको मालूम था कि मेरे पास कोई ऐसा ट्रांसमीटर है जिसके जरिए हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? मुझे सिर्फ शुबा था और अपने उस शुबे की तस्दीक करने के लिए मैंने वो हरकत की थी, यानी तुम्हें इस कमरे का नंबर बताया था। जब मैंने रैंडल को यहाँ मौजूद पाया तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा शुबा गलत नहीं था। अब तुम आराम करो। मैंने उठते हुए कहा, मैं तो रात को यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें रात इसी कमरे में गुजारनी है। इसी दौरान तुम बाहर के किसी फर्द से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं रखोगी। फोन के जरिए भी नहीं। समझ गई? समझ गई, कैरोलिन ने बुर्दासी आवाज में कहा। लेकिन अगर कोई फोन आ जाए तो तुम फोन रिसीव नहीं करोगी। अगर तुमने मेरी किसी भी बात की खिलाफ वर्जी की तो मुझे उसकी इतला हो जाएगी। मैं कोई खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी। यदि जब मैं वापस जाऊंगी तो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। उनसे कह देना कि मेरे रात उस कमरे में तुम्हारे साथ गुजारी थी। किस तरह गुजारी ये तुम्हारी मर्जी पर है। तुम्हारे अनाज मुझे अच्छे नहीं मालूम हो रहा है। तुम उन्हें धोखे में रखना चाह रहे हो कि रात भर कैरोलिन खामोश होकर फोन की तरफ देखने लगी जिसकी घंटी बज रही थी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ वो था। मेरी आवाज पहचानने के बाद उसने कहा, वो स्काईलैंड के बंगला नंबर 12 में गया है। वो कौन? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, वही जो तुम्हारे कमरे से निकला था। उसे सही सलामत निकलते देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं समझा था कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी हाथों। तुम जानते हो वो कौन है? मैंने बूढ़ की बात काट कर कहा। कमरे से निकलते वक्त वो मेकअप में नहीं था। मैंने उसकी एक ही झलक देखी थी, लेकिन मैं उसे पहचान किया। कमरे से निकलते ही उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लिया था। तुम कहां से बात कर रहे हो? मैं होटल में वापस आ चुका हूँ। उड़दा शरारत अमेज लहजे में कहा। मैंने सोचा तुम्हें मुतल्ला कर दूं, इसलिए कि एक हसीन और जमील लड़की। बकवास मत करो, मैं आ रहा हूँ। फोन बंद करके मैं कैरोलिन की तरफ उड़ा। मैं जा रहा हूँ कैरोलिन, मेरी हिदायत याद रखना। खिलाफ वर्दी की सूरत में किसी भी बात की जमानत नहीं दे सकूंगा। वहां से निकल कर मैं तहदीब के कमरे में पहुंचा। तुम तो धमाके ही करते फिर रहे हो। तहदीब ने मुझे देखते ही कहा कि झटके में रैंडल को बिल से बाहर बिकान आए। ये तुम्हारी मादाम क्लारा ही तो कह रही थी कि रैंडल छुपा छुपा फिर रहा होगा। मैंने कहा, और तुमने कहा था कि वो तुम्हारी घात में होगा। क्लारा ने हंस कर कहा, मुझे इतराफ है कि मेरा तजर्बा गलत और तुम्हारा दुरुस्त साबित हुआ, मगर तुम उसे दी चलती बिल से दिखाने कामयाब कैसे हो गए? किसी सुपर ईगल का बेनकाब हो जाना मजाक नहीं है। बेलिनोव ने पहली फुर्सत में रैंडल को इस साने से आगाह किया और वो फौरन यहाँ तोड़ा चलाया। लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरत है कि ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा और ना उसे। डेविड रियान ने कहा। लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरत है कि ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा और ना उसे। डेविड रियान ने कहा। समझ में नहीं आया कि ये किस किस्म की दुश्मनी है। तुमने उसे क्यों निकल जाने दिया? चीफ इस किस्म की हरायत करने रहे स्पेशलिस्ट हैं। बूढ़ ने कहा, मगर रैंडल तो नहीं है। वो तो एक सफाक शख्स है जिसकी लुगत में ज़हम का लफ्ज़ ही नहीं है। डेविड ने कहा, इसका जवाब तो चीफ ही दे सकते हैं। इज़ुद्दीन के नजदीक आम तरीन बात यह है कि जिस तरह भी मुमकिन हुआ S1 को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तुम तो पहले ही कह रहे थे कि गोटेल में बेलिनोव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्लारा ने कहा। रैंडल को तो इस बात का इल्म नहीं था। वो तो यही समझ रहा था कि मैं हर मसले बलाए ताक रखकर बेलिनोव को ठिकाने लगा दूंगा।
इसलिए वो बुगलाहट की आलम में मेरे पास आ गया। मेरा अंदाजा है तो उसने अपनी हिफाजत के लिए गैर मामूली इंतजामात कर रखे होंगे, इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया। क्लारा ने पूछा। नहीं, मैं उसकी हिफाजती इंतजामात से खौफजदा नहीं था, बल्कि उसे इस तरह छोड़ देने का मकसद उस पर अपनी बर्तरी साबित करना था। इस किस्म के नजरियात निहायत अहमकाना होते हैं। डेविड रियान ने कहा, क्या उसने तुम्हारे साथ कभी कोई रियायत की? उसे ये एहसास दिलाना जरूरी था कि वो बरतर नहीं है। मैं उसे एहसास कमतरी में मुब्तला करके मारना चाहता हूँ। उसे अंधेरे से रोशनी में ले आना ही एक बड़ा कारनामा है। मैंने कहा। फिर मैं तहजीब की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब तुम बताओगे इस तरफ क्या सूरत हाल है? मैं अली ग्रुप के अराकीन को मैदान अमर में ले आई हूँ। जैंडल की निगरानी करना आसान काम नहीं है। तुम भी कह रही हो तहजीब, उसकी हर नकलो हरकत हमारे इल्म में होनी चाहिए। इस ख्याल से मैंने रैंडल की निगरानी पर अली ग्रुप के तमाम अराकीन को मामूर कर दिया है। सब की ड्यूटियां मुकर्रर कर दी गई हैं। मैंने तहजीब मालिक में उसको इंचार्ज बनाया था और उसने बड़ी खूबसूरती से मामलात को हैंडल किया था। कल सुबह सबसे पहला काम ये करो कि स्काईलैंड के बंगला नंबर 12 के बारे में मालूमात हासिल करो। मैंने बुढ़ से कहा, यह मालूम करना जरूरी है कि वो मकान किसकी मलकियत है, अगर किराए पर दिया गया है तो कब और किसे किराए पर दिया गया है। खाना मदोशों की जिंदगी बसर करते तुम्हें एक अरसा हो गया है। अब तुम्हें अपना तर्रे दिल की तब्दील कर लेना चाहिए। नाश्ते की बेल पर कहती बरून ने मुझसे कहा। मैं और कहती रात को ही होटल से वापस आ गए थे, जबकि बूढ़ होटल में ही रह गया था डेविड और क्लारा के साथ। मैं समझा नहीं हूँ। मैंने हैरत से पलकें झपकाई। खाना बदोही से तुम्हारी क्या मुराद है? और तुम मेरे तरले जिंदगी में किस किस्म की तब्दीली देखना चाहती हूँ? तुम्हारा कहीं ठिकाना होना चाहिए। ये कोई जिंदगी है कि आज इस मुल्क में कल उस मुल्क में। तो यूं कहो कि अब तुम हमारी रोज रोज की आमद से तंग आ चुकी हो। मैंने खेत लागे में कहा और कहती ब्रोन बुरी तरह जीती। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे भले को कह रही थी। नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, जो कुछ कहना है वदा से कहो ना। कहीं जमीन ले लूं, कोई बकार बना लूं या अपना कोई कारोबार वगैरह शुरू कर दूं। जनरल टेररिज्म तहजीब बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रहे थे। दोनों में से किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी। देखो, मकान बनाना कोई कमाल नहीं है। मकान तो सभी बना लेते हैं, कमाल तो घर बनाना है। गालिबा तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं घर बसा लूं? क्यों? हाँ, कहती ने एक इत्मीनान की तवील सांस ली। मैं यही कहना चाह रही थी, आदमी को अपने लिए भी तो कुछ वक्त निकालना चाहिए। तुम्हें इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, जनरल टेरस ने कहा। कैथी ब्रोन कभी कभी तो अक्लमंदी की बात करती है, कोई उसे भी ना सुने तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। वो शख्स अपने लिए कैसे वक्त निकाल सकता है जनरल, जो खुद को किसी बड़े मकसद के लिए वक्त कर चुका हो। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम हमेशा यही बात कहकर जान छुड़ाते हो, मगर आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जनरल ने कहा, तुम्हारे आदाइन मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आज तुम जबरदस्ती मेरी शादी करा दोगे। तहजीब हमारी बातें सुनकर सुर्ख हुई जा रही थी, मगर यूं लग रहा था जैसे किसी को उसकी परवाह ही ना हो। हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, बल्कि जबरदस्ती तो तुमसे हाँ कराएंगे, कैथी ब्रोन ने कहा। जनरल की शह पाकर वो शेर हो गई थी। तो मैंने इनकार कम किया है। मैंने संजीदगी से कहा, रजामंद करना है तो अपनी सहेली को करो। ये दोनों ही एक जैसे हैं कैथी, इनसे मगजमारी करना बेकार है। जनरल टेरस ने कहा, आज तो मैं फैसला करके ही छोड़ू भी। कैथी ने वसीले लहजे में कहा, कि लोग हर बार टाल मटोल कर जाते हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने हंस कर कहा, शायद इसको कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बोलो तहजीब, तुम्हारे क्या इरादे हैं? कैथी ने तहजीब से कहा, अली तो तैयार है, उसने फैसला कब पर छोड़ा है और मैं अली पर फैसला छोड़ती हूँ। तहजीब में शर्माते हुए कहा, और मैं सन्नाटे में आ गया। उसके एक जुमले में बहुत कुछ था, वो भी जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। मैं तुमसे कह रहा था ना कि इन दोनों के साथ मगजमारी करना फजूल है। ये यूं ही एक दूसरे की आड़ लेते रहते हैं। जब आदमी को कुछ ना करना हो तो वो दूसरे पर बात डालकर अपनी जान छुड़ा लेता है। जनरल टेरस का कहना भी दुरुस्त था, मगर उसने तहरीर के लहजे पर गौर नहीं किया था। उसके अंदाज पर तवज्जो नहीं दी थी। बात तो एक ही होती है, उसके कहने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। हर अंदाज में बात का मतलब तब्दील हो जाता है। तहरीर ने जो बात कही थी उसका मतलब सिर्फ मैं समझ पाया था। जनरल टेरस और कैथी ब्रोन इस बात को समझने से महरूम रहे थे। इस मौजू पर बेरे और तहरीब के दरमियान 12 बातचीत हुई थी, मगर आज मेरी आंखें खुल गई थी। उसके जज्बात की शिद्दत का अंदाजा आज हुआ था, लेकिन उसने कभी मुझ पर जाहिर नहीं होने दिया था कि वो मेरी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, अपने अरमानों और आरज़ुओं और तमन्नाओं की कुर्बानी। तहजीब ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है अली, कैथी ब्राउन ने जमजुयाना अंदाज में कहा। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? एक बार पहले भी ये कोशिश नाकाम हो चुकी है कैथी, मैंने संजीदगी से कहा। जब बैरूत में है उस वक्त जब हमारी शादी होने वाली थी,
मुझे मालूम है, कहती ने मेरी बात काट कर कहा। ओलिवर ने ऐन मौके पर तहरीक को अगवा कर दिया था, लेकिन इस मौके पर उस वाक़े का तज़किरा करने का क्या फायदा है। उस वक्त ओलिवर था और अब उसका चेला रैंडल है। मैं नहीं चाहता कि तारीख खुद को दोहराए और मैं एक बार फिर किसी मुश्किल में फंस जाऊं। ये तो जान बचाने वाली बातें हैं, कैथी ने कहा। जब आदमी को कोई काम नहीं करना होता तो वो इस किस्म के आधारों बहाने गढ़ लेता है। हाली का मौकफ दुरुस्त है कैथी, जनरल टेरेस बोला।